एक ऑरा, उसके फिजिकल बॉडी की डिफेंस, सब कुछ आर पार हो गया। डायान का शरीर अचानक तन गया और फिर टूटे हुए शीशे की तरफ बिखर गया, पीछे राख तक नहीं बची। डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन लेवल का अर्थ ग्रेड डेमोनिक बीस्ट उस रहस्यमयी औरत की एक नजर तक पाने के लायक नहीं था। उसे ऐसे मिटा दिया गया जैसे कोई चींटी कुचल दी गई हो। जो लोग अभी भी जिंदा थे, उनमें से कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। ऐसा नहीं था कि वो बोलना नहीं चाहते थे, बल्कि वो बोल ही नहीं सकते थे। सेलेस्टियल वेनरेबल लेवल का प्रेशर उन्हें पूरी तरह दबा चुका था। यहां तक कि सांस लेना भी एक लग्जरी बन गया था। लिनान जमीन पर पड़ा था, उसके पूरे शरीर की हड्डियां चरमरा रही थीं। उसे लग रहा था जैसे वो अगले ही पल मांस के टुकड़ों में कुचल दिया जाएगा। उसने खून से भरी आंखों के बीच से पूरी ताकत लगाकर सिर उठाया और आसमान में खड़ी उस आकृति को देखा। ये आखिर किस तरह का मॉन्स्टर है? ये अब उस लेवल से बहुत आगे निकल चुका था जिसे वो समझता था। ये उसकी सारी नोन क्लासिफिकेशन से ऊपर था। फिर आखिरकार लिंगवान हिली, वो आसमान से नीचे उतरी। मैं उसके शरीर की खुशबू महसूस कर सकता था, वही ठंडी और गहरी खुशबू जिसमें प्लम ब्लसम जैसी जमी हुई मीठी महक थी। 300 साल गुजर गए लेकिन वो बिल्कुल नहीं बदली थी। मैं खंडहरों में बेबस पड़ा था, पूरा शरीर खून से लथपथ। उसे बेहद दयनीय हालत में देखते हुए मैंने मुश्किल से मुस्कुराने की कोशिश की। तभी लियंग घुटनों के बल बैठ गई। डीमन पार्ट की सुप्रीम वुमन, वो महान डीमन वेनरेबल, खंडहरों और मलबे के बीच मेरे सामने पागलों की तरह घुटनों पर बैठ गई। वो लगातार स्पिरिचुअल एनर्जी मेरे शरीर में डाल रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उस ठंडे और फीके चेहरे से, जिसने 300 सालों में कभी किसी के सामने कमजोरी नहीं दिखाई थी, आखिरकार टूटन बाहर आने लगी। एक बूंद, दो बूंद, फिर अनगिनत बूंदें, जैसे बहुत लंबे समय से दबा हुआ रोना अचानक पूरी तरह फूट पड़ा हो। क्या ये सब इसके लायक था? उसने मुझे ढूंढने के लिए बहुत लंबा सफर तय किया था। लोयुन कॉन्टिनेंट लौटने के लिए, उस जगह लौटने के लिए जहां उसकी सोल रेमनेंट्स बिखर गई थी। जब सिस्टम ने उसकी सोल को वापस ब्लू स्टार भेजा, तब उसने एनशियो फेंक के लिए पूरे एक दिन और एक रात तक रोया था। वो तब तक रोती रही जब तक उसके आंसू सूख नहीं गए, जब तक उसकी आवाज बैठ नहीं गई, जैसे उसकी पूरी आत्मा खाली कर दी गई हो। उस बूढ़े आदमी की मेमोरीज में देखी गई सच्चाई और यूसिशन सोर्ड में मौजूद वो कमजोर सी माफी, दोनों ने एक के बाद एक उसके दिल में तलवार की तरह वार किया। 300 साल की नफरत, 300 साल का बदला एक पल में ढह गया। उसकी जगह आई ऐसी भावना जो नफरत से 10,000 गुना ज्यादा दर्दनाक थी। उसने अपने ही हाथों से उस इंसान को मार दिया था जिसने हमेशा उसकी रक्षा की थी, जिसने उसे अंधेरे एबिस से बाहर निकाला था और फिर 300 सालों तक छुपकर उसकी रक्षा करता रहा। लिंगंग, दुख मत करो। लीन चाहता है कि सिशन जिंदा रहे, लेकिन सिशन अब नहीं रहा। वो नरम आवाज, वो हाथ जो हमेशा उसके बाल सहलाते थे, वो इंसान जो बर्फीले तूफान में उसे सीने से लगाकर कहता था, डरो मत, सब धुएं की तरह गायब हो चुका था। उसने सोचा कि हेट्रेड सोर्ड को अपने गले पर रखकर सब खत्म कर दे, बस एक हल्का सा कट और सब खत्म हो जाएगा। फिर वो स्टेशन को ढूंढने जा सकेगी। लेकिन तभी उसके सी ऑफ कॉन्शियसनेस में एक बूढ़ी और गहरी आवाज गूंजी, ऐसी आवाज जो अनगिनत वर्षों को पार करती हुई लग रही थी। वो मरा नहीं है। लुइंग एक्सन का हाथ कांप गया, तलवार लगभग उसके हाथ से गिर गई। वो बस किसी दूसरी दुनिया में चला गया है। क्या तुम उसे ढूंढना चाहती हो? हाँ, चाहे वो कहीं भी हो, चाहे स्टार्स का समंदर जहां खत्म होता हो, मैं अपनी जान देकर भी उसे ढूंढूंगी। और उसी पल उसने एक पागलपन भरा फैसला लिया। डीमन लॉर्ड ने अपने हाथों से बनाया हुआ एम्पायर छोड़ दिया। अनगिनत डीमिगन कल्टिवेटर्स जिन्होंने उसका पीछा किया, लियोयन कॉन्टिनेंट पर उसकी सुप्रीम अथॉरिटी, उसने सब कुछ त्याग दिया। वो सिर्फ चेन ग्वाइन को ढूंढना चाहती थी। सेलेस्टियल वेनरेबल रीलम की अपनी कल्चरेशन के सहारे उसने लोयुन कॉन्टिनेंट के प्लेन बैरियर को चीर दिया और विशाल सी ऑफ स्टार्स में प्रवेश किया। लेकिन स्टार्स का समुद्र अनंत था। प्लेन वर्ल्ड्स गंगा की रेत की तरह अनगिनत थे। वो उसे कैसे ढूंढ सकती थी? ना कोई दिशा, ना कोई क्लू, सिर्फ उस आवाज द्वारा छोड़ी गई एक धुंधली सी हिंट, कर्मा थ्रेड का पीछा करो। कर्मा थ्रेड, उसके और चंगवायन के बीच का कार्मिक कनेक्शन।
300 सालों का बंधन मिलकर एक बेहद कमजोर कार्मिक थ्रेड बना चुका था जो प्लेन्स के पार फैला हुआ था। सेलेस्टियल वेनरेबल रेल्म में पहुंचकर वो मुश्किल से उसकी दिशा महसूस कर पाती थी, इसलिए वो एक प्लेन से दूसरे प्लेन तक भटकती रही। सी ऑफ स्टार्स में हर प्लेन क्रॉसिंग भयानक स्पेस टाइम टर्बुलेंस के साथ होती थी। वो शक्ति इतनी डरावनी थी कि सबसे शक्तिशाली कल्टीवेटर्स के फिजिकल बॉडी और प्राइमोर्डियल सोल तक को चीर सकती थी। यहां तक कि सेलेस्टियल वेनरेबल रेल्म में होने के बावजूद वो भी उससे बच नहीं पाती थी। पहले सफर में उसका दाहिना हाथ स्पेस टाइम टर्बुलेंस में चूर चूर हो गया। उसका खून वैक्यूम में लाल धुंध बन गया। उसने दांत भींचकर टूटा हुआ हाथ वापस जोड़ा और आगे बढ़ती रही। दूसरे सफर में वो गलती से एक बैरन प्लेन वर्ल्ड में घुस गई और वहां की हेवनली विल ने उसे इन्वेडर समझ लिया। उसे वर्ल्ड रिजेक्शन का विनाशकारी हमला झेलना पड़ा। हेवनली ट्राइबल्शन ने 9 हेवंस लाइटनिंग पनिशमेंट उतार दिया। उसने किसी तरह उसे सहा, लेकिन उसकी 1/3 मेरिडियंस टूट गई। तीसरी बार, चौथी बार, 5वीं बार, अनगिनत बार। हर सफर जिंदगी और मौत का जुआ था। एक प्लेन जिसे केओटिक सी ऑफ स्टार्स कहा जाता था, वहां उस पर 3 एंसेस्ट्रल एक्सपर्ट्स ने हमला कर दिया जो सेलेस्टियल वेनरेबल लेवल के थे। उस प्लेन के रूल्स बेहद क्रूर थे। वहां सिर्फ लॉ ऑफ द जंगल चलता था। उसने अकेले 3 सेलेस्टियल वेनरेबल्स से लड़ाई की। वो युद्ध 7 दिन और 7 रात तक चला। आखिर वो जीत गई, लेकिन मौत के किनारे पहुंच चुकी थी। उसके डेमोनिक मार्क्स टूट चुके थे। उसके सफेद बाल खून से लाल हो गए थे। उसकी नोबल डेमन लॉर्ड रोप चिथड़ों में बदल चुकी थी। वो ऐसे ही केओटिक सी ऑफ स्टार्स के वैक्यूम में तैर रही थी, पूरा शरीर घावों से ढका हुआ। उसकी चेतना धुंधली होती जा रही थी, लेकिन वो रुका नहीं, क्योंकि कार्मा थ्रेड अब भी बहुत हल्के से उसे एक दिशा में खींच रहा था, ऐसी दिशा में जो लगातार और दूर होती जा रही थी। वो चलता रहा, बस चलता रहा। एक प्लैनेट, फिर दूसरा प्लैनेट। स्पेस टाइम टर्बुलेंस में समय पूरी तरह विकृत हो जाता है। शायद ब्लू स्टार पर सिर्फ कुछ दिन बीते हों, लेकिन उसने पूरे 1000 साल झेल लिए। पूरे 1000 साल वो एंडलेस सी ऑफ स्टार्स और काउंटलेस प्लैनेट्स में भटकता रहा। उन 1000 सालों में उसकी कल्टीवेशन काउंटलेस लाइफ एंड डेथ बैटल्स के बीच सेलेस्टियल वेनरेबल रेल्म की लिमिट तक पहुंच गई। उन 1000 सालों में उसका चेहरा बिल्कुल नहीं बदला, लेकिन उसकी आंखों की चमक बदल गई। अब उसमें ना नफरत बची थी, ना पागलपन, सिर्फ एक लगभग फैनेटिकल ऑब्सेशन बचा था। उसे ढूंढना, चाहे किसी भी कीमत पर क्यों ना हो, उसे ढूंढना ही था। फिर उन 1000 सालों में एक दिन अचानक कार्मा थ्रेड बेहद मजबूत हो गया। इतना मजबूत कि उसकी पूरी सोल कांप उठी। उसने आखिरी प्लैनेट बैरियर को चीर दिया और एक नीले ग्रह को देखा। उसने एक ऐसी फेमिलियर ऑरा महसूस की कि उसकी आंखों में आंसू आने लगे। फिर उसने मुझे देखा, खंडहरों के बीच खून से लथपथ, मरने की हालत में, डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन रेल्म की डिमोनिक बीस्ट के सामने खड़ा हुआ। साफ था कि मैं कभी भी भाग सकता था, लेकिन फिर भी हमेशा की तरह वहीं खड़ा था, मौत तक लड़ने की तैयारी में। हमेशा ऐसा ही था। मैं हमेशा खुद को मौत की तरफ धकेल देता था। उसी पल 1000 सालों के बाद आखिरकार उसके आंसू बह निकले। सेक्शन, बड़े सेक ब्रदर, क्यों तुमने लिन स्वांग से झूठ क्यों बोला? मैं तुमसे विनती करती हूँ, मुझे छोड़कर मत जाओ। लिनांड उसे जवाब देना चाहता था, लेकिन मैं बोल नहीं पा रहा था। मेरा शरीर अब और सहन नहीं कर सकता था। ज्ञान के हमले ने मेरे ज्यादातर इंटरनल ऑर्गन्स तोड़ दिए थे, ऊपर से लाइफ स्पैन बर्न करने का बैकलैश। इस वक्त मैं बुझने वाले तेल के दिए जैसा था। मेरी चेतना धुंधली हो रही थी, नजर धुंधली पड़ती जा रही थी। आखिरी चीज जो मैंने देखी वो उसकी आंसुओं से भरी आंखें और उसकी भौहों के बीच वो स्कारलेट डेमोनिक टैटू था। जब लाइव ब्रॉडकास्ट सिग्नल वापस आया, तब सभी को सिर्फ इतना पता चला कि उस अर्थ लेवल डेमोनिक बीस्ट को किसी रहस्यमयी शक्ति ने मौके पर ही मार दिया। डीमन ब्यूरो के कुछ जिंदा बचे मेंबर्स को छोड़कर वो रहस्यमयी युवक और सफेद बालों वाली महिला गायब हो चुके थे। लिंथियन कांपते हुए खड़ा हुआ और आसमान की उस दरार को देखने लगा जो अब पूरी तरह भर चुकी थी। उसके होंठ लंबे समय तक कांपते रहे, फिर बड़ी मुश्किल से उसके मुंह से शब्द निकले, ये आखिर किस तरह का मॉन्स्टर है? मुझे चेहरे पर गिरती हुई गर्म बूंदों ने जगाया। मैंने धीरे धीरे आंखें खोली। सामने हल्की रोशनी थी, लकड़ी की छत,
हवा में जड़ी बूटियों की खुशबू थी, जिसमें प्लम ब्लसम जैसी ठंडी और गहरी फेमिलियर खुशबू मिली हुई थी। मैंने सिर घुमाया। पूरा शरीर दर्द से भरा था। ऐसा कोई हड्डी, इंटरनल ऑर्गन या मेरिडियन नहीं था जो दर्द ना कर रहा हो, लेकिन कम से कम मैं जिंदा था। फिर मैंने उसे देखा। लॉल। लिंगोंग मेरे बगल में सिर्फ बिस्तर के किनारे टिकाकर सोई हुई थी। उसके सफेद बाल पूरे बिस्तर पर फैले हुए थे। उसके फीके चेहरे के साथ गहरा कॉन्ट्रास्ट बना रहे थे। वो सो रही थी। चेहरे पर आंसुओं के निशान अब भी मौजूद थे। ऐसा रोना जो इंसान को थकाकर बेहोश कर दे। उसकी पतली उंगलियां मेरे हाथ को कसकर पकड़े हुए थीं, जैसे उसे डर हो कि अगर उसने छोड़ा तो मैं फिर गायब हो जाऊंगा। मैं उसे लंबे समय तक देखता रहा, जब तक खिड़की के बाहर की हल्की रोशनी धीरे धीरे तेज नहीं हो गई। ये एक छोटी सी लकड़ी की झोंपड़ी पड़ी थी। चारों दीवारें लकड़ी के मोटे तनों से बनी थीं। अंदर खिड़कियां थीं, एक बिस्तर था और एक साधारण सी मेज। खिड़की के बाहर घना जंगल दिखाई दे रहा था। पक्षियों की आवाजें और दूर बहते झरने की ध्वनि साफ सुनाई दे रही थी। शहर से दूर, हर चीज से दूर। ये सब उसने सेलेस्टियल वेनरेबल रेल्म की शक्ति से बनाया था। उसके लिए शून्य से एक छोटी कैबिन बनाना कोई मुश्किल बात नहीं थी। मैंने अपने शरीर को महसूस करने की कोशिश की। गेम के खिलाफ लड़ाई में जो थोड़ी कल्टीवेशन लाइफ स्पैन बर्न करके वापस मिली थी, वो पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। अब मैं फिर से एक लो लेवल कल्टीवेटर बन चुका था, लेकिन ब्लू स्टार की ऑरा धीरे धीरे मेरे शरीर में प्रवेश कर रही थी, टूटे हुए मैरिडियंस और डैमेज्ड ऑर्गन्स को हील कर रही थी। हालांकि उसकी गति बेहद धीमी थी, लेकिन रिकवरी सच में हो रही थी। मैंने सिर झुकाकर लिंग स्वैंग को देखा। उसकी डेमोनिक पैटर्न रॉब में बहुत सारे छेद थे। वो डेसिटन के साथ लड़ाई से नहीं बने थे। वो ज्यादा ऐसे लग रहे थे जैसे उसने लंबे समय तक बेहद खतरनाक जगहों से गुजरते हुए ऑपरेशन झेले हों। उसके हाथों पर कई भरे हुए स्कार्स थे। सेलेस्टियल वेनरेबल रेल्म के कल्टीवेटर के शरीर पर हील स्कार्स कैसे हो सकते हैं, जब तक वो घाव इतने भयानक ना हो कि सेलेस्टियल वेनरेबल की हीलिंग पावर भी उन्हें पूरी तरह मिटा ना सके। मुझे नहीं पता उसने क्या क्या झेला, लेकिन सिर्फ उन स्कार्स को देखकर ही मेरा दिल भारी हो गया। तुम जाग गए। शायद उसने मेरी नजर महसूस कर ली थी। उसकी आई लैशेस हल्के से कांपी और उसने धीरे धीरे आंखें खोली। हमारी नजरें मिली। हम दोनों बस चुपचाप एक दूसरे को देखते रहे। फिर वो अचानक सीधी बैठ गई, घबराई हुई, ऑकवर्ड। एक डिग्निफाइड सेलेस्टियल वेनरेबल डीमन लेडी इस वक्त पूरी तरह कंफ्यूज्ड थी, जैसे उसे समझ ना आ रहा हो कि हाथ कहां रखे। तुम जाग गए? ओह, तुम्हें भूख लगी है? मैं लिंक्स वांग। उसका शरीर अचानक जम गया, जैसे पत्थर बन गई हो। कुछ देर बाद उसने धीरे धीरे सिर घुमाया। उसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे। तुम सब जान गए? उसने कुछ नहीं कहा, बस धीरे धीरे झुक गई। वो मेरे बिस्तर के पास घुटनों के बल बैठ गई। उसने अपना चेहरा अपनी बाहों में छिपा लिया। उसके कंधे कांप रहे थे। लिंगंग अच्छी नहीं है। लिंगंग गलत थी। लिंगंग को शिक्षण से नफरत नहीं करनी चाहिए थी। लिंगंग ने शिक्षण को मार दिया। लिंग स्वांग मरने लायक है। मैंने धीरे से हाथ बढ़ाकर उसके सिर पर रख दिया। उसका शरीर कांप उठा और फिर पूरी तरह सख्त हो गया, जैसे इस स्पर्श ने कोई बहुत पुरानी याद जगा दी हो। 300 साल पहले जब भी उसे बुरे सपने आते थे और वो रोते हुए उठती थी, मैं हमेशा इसी तरह उसके सिर पर हाथ रखकर कहता था कि डरने की जरूरत नहीं है। और अब 300 साल बाद मेरा हाथ फिर उसी जगह पर था। वो धीरे धीरे दबे हुए सिसकियों से फूटकर बेकाबू रोने लगी। 1000 सालों की सारी पीड़ा, पछतावा, तड़प, डर, सब कुछ उसी पल बाहर निकल आया। मैंने कुछ नहीं कहा। मैं बस पहले की तरह उसके बालों को बार बार सहलाता रहा। वो बहुत बहुत देर तक रोती रही, यहां तक कि खिड़की के बाहर का सूरज धीरे धीरे ढलने लगा। आखिर जब उसका रोना रुका, उसने सूजी हुई लाल आंखों से मेरी तरफ देखा। मेरी स्लीव्स उसके आंसुओं से पूरी तरह भीग चुकी थी। शिक्षण, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैंने हल्की सांस ली। कुछ बातें आखिर तक नहीं बताई जा सकती। उस चीज के बारे में नहीं बोला जा सकता जिसे सिस्टम कहते हैं। तुम्हें कैसे पता कि सोल सर्च करते समय सिस्टम क्या देखता है? अगर उसने उस बूढ़े आदमी की मेमोरीज में वो हिस्सा देख लिया होता जहां मैं किसी अदृश्य चीज से बात कर रहा था, तो भले वो सिस्टम दिखाई नहीं देता, लेकिन मैं महसूस कर सकता था कि मुझे किसी तरह के इंस्ट्रक्शंस मिल रहे थे। वही सिस्टम
जिसने मुझे ल्यूयून कॉन्टिनेंट में फेंका था, वो मुझे टास्क देता था। अगर मैं टास्क पूरे करूं तो मैं ब्लू स्टार लौट सकता था अपने असली वर्ल्ड में। सारे टास्क, सेक्ट को बिट्रे करना, डिमोनिक डाउ में शामिल होना, इमॉर्टल सोर्ड चुराना, यहां तक कि आखिर में तुम्हारे हाथों मरना, सब कुछ उसी ने प्लान किया था। उसकी आंखें कांप उठी। तो जो कुछ भी तुमने लिनगंग के लिए किया, उसकी रक्षा की, उसके लिए अपॉर्चुनिटीज छोड़ी, वो सिस्टम का हिस्सा नहीं था? मैंने उसकी तरफ देखकर कहा, नहीं, वो सब मैंने खुद किया था। उसकी आंखों से फिर आंसू गिरने वाले थे, इसलिए मैंने जल्दी से कहा, अब मत रोना। अगर तुम ऐसे ही रोती रही तो मेरे पास बदलने के लिए कपड़े नहीं बचेंगे। वो हल्का सा हंसी, लेकिन आधे रास्ते में ही वो हंसी रुक गई और एक अजीब एक्सप्रेशन बन गया। आधा रोना, आधी मुस्कान। बहुत बदसूरत, लेकिन फिर भी बहुत खूबसूरत। उसके बाद हमने बहुत देर तक बातें की। मैंने उसे सब कुछ बताया, सिस्टम, ट्रांसमाइग्रेशन, ब्लू स्टार, मेरी आंट, सब कुछ। वो चुपचाप सुनती रही, एक बार भी बीच में नहीं टोका। सब सुनने के बाद वो लंबे समय तक चुप रही। फिर अचानक उसने ऐसी बात कही जिसने मुझे अंदर तक हिला दिया। वो आवाज जिसने लिंग स्वांग को तुम्हें ढूंढने के लिए गाइड किया, अगर वो भी इस प्लान का हिस्सा हो तो? मेरी आंखें सिकुड़ गईं। तुम कहना क्या चाहती हो? उसने धीरे से कहा। लिंगम ने सी ऑफ स्टार्स में 1000 साल सफर किया। हर बार जब किसी प्लैनेट बैरियर को तोड़ा जाता है तो बहुत बड़ी एनर्जी खर्च होती है, और हर बार दो वर्ल्ड्स के बीच की बैरियर थोड़ी पतली हो जाती है। अगर कोई चीज लिंगम का इस्तेमाल करके दो वर्ल्ड्स के बीच पैसेज खोलना चाहती हो तो वो आवाज सबसे अच्छा वेट हो सकती है। मेरी रीढ़ में ठंडी लहर दौड़ गई। उसकी बात में बहुत मतलब था, खतरनाक हद तक मतलब। वो रहस्यमयी आवाज जो उसे लगातार गाइड कर रही थी, पुरानी, गहरी, जैसे प्राचीन काल से आ रही हो। अगर वो सच में उसकी मदद नहीं कर रही थी, बल्कि उसे किसी मकसद से इस्तेमाल कर रही थी, तो आखिर उसका मकसद क्या था? सेलेस्टियल वेनरेबल रेल्म की लुआ लिंगोवंग से बार बार वर्ल्ड बैरियर्स तोड़वाना, ताकि कोई भयानक अस्तित्व अर्थ पर उतरने के लिए रास्ता बना सके? सिर्फ ये सोचकर ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन अभी इस बात की जांच करने का समय नहीं था। सबसे जरूरी चीज थी मेरी आंट को ढूंढना। मैंने लिंगांग को उसकी सिचुएशन बताई। उसने तुरंत कहा, जब लिंगवन पहली बार अर्थ पर आई थी तब उसने डिवाइन सेंस से हजारों किलोमीटर स्कैन किए थे। जिस सू सिटी का तुमने जिक्र किया था, उसकी सरफेस सच में डेमोनिक बीस्ट से भरी हुई है, लेकिन अंडरग्राउंड वहां लिविंग ह्यूमंस के ट्रेसेस हैं। मैं तुरंत सीधा बैठ गया। तुम श्योर हो? हाँ, वहां किसी तरह की स्पिरिचुअल बैरियर है जो उसे छुपा रही है, लेकिन लिंगवन का डिवाइन सेंस उसे पार कर सकता है। अंडरग्राउंड कम से कम हजारों लोग जिंदा हैं। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या उनमें मेरी आंट भी हो सकती है? उसने सिर हिलाया। मैं उसे नहीं पहचानती, लेकिन जब तक लोग जिंदा हैं तब तक उम्मीद है। उस वक्त उम्मीद शब्द किसी भी इमॉर्टल एलिक्सर से ज्यादा कीमती था। अगले कुछ महीनों तक मैं इसी लकड़ी की केबिन में हीलिंग और कल्चरेशन करता रहा। अर्थ के हेवनली डाउ ने लिंक्सोंग की कल्टीवेशन को वॉइड रिफाइनिंग रेल्म तक सप्रेस कर दिया था। उसने अपने डिवाइन सेंस से सैकड़ों किलोमीटर का क्षेत्र कवर कर रखा था। उसके डोमेन में कोई भी क्रीचर घुस नहीं सकता था। 10,000 डीमंस को कमांड करने वाली वो रूथलेस डीमन क्वीन अब एक जवान पत्नी जैसी बन गई थी, जो अपने मॉर्टल हस्बैंड की देखभाल कर रही हो। क्योंकि इस वक्त मैं लगभग एक मॉर्टल जैसा ही था। वो हर दिन मेरे लिए अलग अलग खाना बनाती, जबकि उसे कुकिंग बिल्कुल नहीं आती थी। उसके बनाए हुए डिशेस बेसिकली डार्क कुजीन थे, लेकिन वो मुझे उन्हें खराब कहने नहीं देती थी। वो मेरी बैंडेजेस बदलती, हालांकि उसके हाथों में स्ट्रेंथ कंट्रोल बहुत खराब था। कई बार वो इतनी जोर से गाज कस देती कि मेरे दांत भींच जाते। जब मैं कल्चरेशन करता, वो हमेशा मेरे पास बैठती, हालांकि वो कुछ नहीं कर सकती थी। फिर भी जिद करके वहीं बैठी रहती, बस चुपचाप मेरे बगल में बैठी रहती पूरे दिन। कभी कभी मैं उसे चोरी छिपे देखता। जब उसे लगता कि मैं ध्यान नहीं दे रहा, वो धीरे से हाथ बढ़ाकर मेरे बालों को छूती और तुरंत वापस खींच लेती। उसके चेहरे पर वही एक्सप्रेशन होता, मैंने कुछ नहीं किया। 1000 साल पुरानी ये डीमन लॉर्ड सच में बहुत प्यारी थी। दिन ऐसे ही गुजरते गए। अर्थ पर एनर्जी की अबंडेंस मेरी उम्मीदों से कहीं ज्यादा थी। मेरा शरीर लगातार स्पिरिचुअल एनर्जी अब्सॉर्ब कर रहा था। मेरी कल्टीवेशन लगातार बढ़ रही थी। तीसरे महीने तक मैं गोल्डन कोर पीक पर पहुंच चुका था, जो ब्लू स्टार के टॉप एबिलिटी यूजर्स के बराबर था।
रिकवरी स्पीड हैरान कर देने वाली थी। आखिर सेलेस्टियल वेनरेबल रेल्म का फाउंडेशन अभी भी मेरे अंदर मौजूद था। मुझे बस स्पिरिचुअल पावर से उसे भरना था। मेरा शरीर भी चुका था। अब निकलने का समय आ गया था। सू सिटी हियांगाई सिटी से लगभग 800 किलोमीटर दूर थी। कभी वो एक प्रॉस्परस कोस्टल सिटी हुआ करती थी, लेकिन अब वो पूरी तरह डेड सिटी बन चुकी थी। लॉल लिंगसोन और मैं हवा में खड़े होकर पूरी सिटी को देख रहे थे। पूरी सिटी डेमोनिक बीस्ट नेस्ट्स से ढकी हुई थी। ऊंची इमारतों की बाहरी दीवारों पर काले माइसीलियम जैसी चीजें फैली हुई थीं। सड़कों पर अबैंडन्ड व्हीकल्स और अननोन रिमेन्स बिखरे पड़े थे। हवा में सड़ी हुई बदबू और डेमोनिक एनर्जी खुली हुई थी। कभी कभी रूइंस के बीच वॉन्डरिंग डेमोनिक बीस्ट्स दिखाई देते, कुछ अगली म्यूटेंट्स, कुछ एम्परर लेवल एबिस बीस्ट्स। लेकिन लिंग स्वांग के सामने वो सब कचरा थे। रास्ते में मिले सारे डीमंस, चाहे म्यूटेंट हो, जायंट हो या एम्परर लेवल एबिस क्रीचर्स, वो उन्हें सिर्फ एक उंगली से मिटा देती। जब हम सू सिटी के सेंट्रल एरिया पहुंचे, तब उसकी सेंसिंग और क्लियर हो गई। 800 मीटर्स अंडरग्राउंड वहां स्पिरिचुअल पावर से आइसोलेटेड एक स्पेस है। हमने सीधे जमीन तोड़ी और नीचे उतर गए। 800 मीटर अंडरग्राउंड वहां एक विशाल आर्टिफिशियल अंडरग्राउंड स्पेस था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी जायंट लेबोरेटरी को मॉडिफाई करके रहने लायक बनाया गया हो। लाइट्स बहुत डिम थी, लेकिन अंदर सिंपल शेल्टर्स और लिविंग एरियाज साफ दिखाई दे रहे थे। वहां अब भी हजारों लोग जिंदा थे, और इस वक्त वो सभी हमें डरी हुई आंखों से देख रहे थे। हजारों लोग हमें घबराई हुई नजरों से देख रहे थे, खासकर लो लिंगांग को। उसकी काली लंबी रोब, उस पर बने डेमोनिक पैटर्न्स, बर्फ जैसे सफेद बाल और भौहों के बीच लाल वर्मिलियन मार्क। इन आम लोगों की नजर में वो किसी प्राचीन दानव या भूत से कम नहीं लग रही थी। अचानक अंडरग्राउंड शेल्टर में हलचल मच गई। एबिलिटी यूजर्स तुरंत अलर्ट हो गए। लगभग 30 साल का एक आदमी आगे आया। उसने ऐसा यूनिफॉर्म पहना हुआ था जो इतना गंदा हो चुका था कि उसका असली रंग पहचानना मुश्किल था। उसका चेहरा बेहद थका हुआ था, लेकिन उसकी आंखें अब भी तेज थीं। उसके हाथों में हल्की लेकिन पैनी स्पिरिचुअल लाइट चमक रही थी। वो हैंडसम एबिलिटी यूजर शाओ बेन्युआन था। पहले वो पुलिस ऑफिसर हुआ करता था। डेमोनिक बीस्ट इन्वेजन के बाद उसने स्पिरिचुअल आइसोलेशन टैलेंट अवेकन किया था। उसी टैलेंट की वजह से पूरा अंडरग्राउंड सिटी सरफेस से छिपा हुआ था, जिससे हजारों सर्वाइवर्स डेमोनिक बीस्ट्स की खोज से बच पाए थे। लेकिन इसकी कीमत बहुत बड़ी स्पिरिचुअल एनर्जी कंजम्पशन थी। इस वक्त वो बेहद कमजोर लग रहा था। उसका चेहरा पूरी तरह पीला पड़ चुका था। साफ था कि उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी लगभग खत्म हो चुकी थी। उसने हमें घूरते हुए पूछा, तुम लोग कौन हो? यहाँ कैसे आए? मैंने शांत आवाज में जवाब दिया, हम दुश्मन नहीं हैं। मेरा नाम चेन वैन है। मैं किसी को ढूंढने आया हूँ। मेरी आंट जियान यिक्स्यू शायद यहाँ हो सकती है। श्याओ बेनुआन एक पल के लिए चौंक गया। जान यिक्सुए, तुम उस लेडी की बात कर रहे हो जो हमेशा अपने गायब भतीजे के बारे में पूछती रहती है? मेरा दिल जोर से धड़क उठा। मेरी आंट जिंदा है? हाँ, मैंने तुरंत कहा, मुझे उनसे मिलाओ। लेकिन श्याओ बेनुआन की नजर लिंग स्वांग पर टिक गई। हालांकि उसने अपनी कल्चरेशन को सप्रेस करके सिर्फ नेसेंट सोल रियलम यानी वांगी लेवल एबिलिटी यूजर जितना कर रखा था, फिर भी श्याओ बेनुआन को उसके सामने एक अजीब दबाव महसूस हो रहा था। उसकी इंट्यूशन लगातार चिल्ला रही थी कि ये औरत बिल्कुल साधारण नहीं है, बल्कि बेहद खतरनाक है। उसने धीमी आवाज में पूछा, तुम लोगों ने मेरी स्पिरिचुअल आइसोलेशन बैरियर कैसे पार की? मैंने बस इतना कहा, हमारे अपने तरीके हैं। वो कुछ सेकंड तक चुप रहा। आखिर उसने और सवाल नहीं पूछे। वो हमें अंडरग्राउंड सिटी के लंबे और घुमावदार कॉरिडोर से ले गया। कई मोड़ पार करने के बाद हम एक छोटे से कमरे के सामने पहुंचे। यही है। मैंने गहरी सांस ली और दरवाजा खोल दिया। कमरा बेहद छोटा था। अंदर सिर्फ एक साधारण बिस्तर और एक कुर्सी थी। एक औरत बिस्तर पर बैठी हुई थी। वो बहुत दुबली हो चुकी थी, जरूरत से ज्यादा दुबली, लेकिन उन आंखों को मैं कभी नहीं भूल सकता था। बचपन में हर सुबह जब मैं उठता था, हर रात जब वो मुझे कंबल ओढ़ाती थी, हर पेरेंट मीटिंग में हमेशा वही आंखें मुझे देखकर मुस्कुराती थी। जैसे ही मेरी आंट ने सिर उठाया और मुझे देखा, उसका पूरा शरीर कांप उठा। वायान, मेरी आंखें भर आईं। आंट, मैं वापस आ गया।
वो कई सेकंड तक जड़ होकर बैठी रही, फिर अचानक बिस्तर से कूदकर मेरी तरफ भागी। वो मुझसे लिपट गई और जोर जोर से रोने लगी। तुम अभी तक जिंदा हो? आखिर तुम थे कहाँ? मैं तुम्हें 3 साल से ढूंढ रही थी। मैंने सोचा तुम मर गए। वो रोते हुए मेरे सीने पर मार रही थी, ज्यादा जोर से नहीं, लेकिन हर बार सीधे मेरे दिल पर लग रहा था। मैंने धीरे से कहा, सॉरी आंट, मुझे माफ कर दो। पीछे लो लिंगोंग चुपचाप खड़ी ये सब देख रही थी। उसकी आंखें भी लाल हो चुकी थीं। बाद में जब आंट थोड़ी शांत हुई, मैंने उन्हें लिंगंग से मिलवाया। आंट, ये लिंग स्वांग है, मेरी टाओ कंपेनियन। ओह, मतलब मेरी गर्लफ्रेंड। लोलिंग सॉन्ग की आंखें तुरंत बड़ी हो गई। उसे गर्लफ्रेंड का मतलब नहीं पता था, लेकिन टाओ कंपेनियन का मतलब वो अच्छी तरह जानती थी। हालांकि उसने कभी इस पूरे बड़े सेक्ट ब्रदर से ऐसा कोई वादा नहीं किया था, लेकिन आंट के सामने वो मुझे काट भी नहीं सकती थी। आंट ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे सिर से पैर तक काफी देर तक देखती रही। फिर उनकी आंखें लाल हो गईं और वो मुस्कुराई। बहुत सुंदर लड़की है, वेयान की किस्मत अच्छी है। लुइंग सॉन का चेहरा तुरंत लाल हो गया। डीमन रियलम की महान डीमन एम्प्रेस एक मॉर्टल आंट की तारीफ से कानों तक लाल हो गई थी। ये लड़की। आंट एक पल को रुकी, फिर हंस पड़ी। बहुत अच्छी बच्ची है। मैं बगल में खड़ा ये सब देख रहा था। मेरा दिल गर्माहट से भर गया। शायद 300 सालों में ये सबसे गर्म पल था। आंट सुरक्षित थी, लेकिन सू सिटी के हजारों सर्वाइवर्स हमेशा अंडरग्राउंड नहीं रह सकते थे। श्याओ बेनुआन की स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म होने वाली थी। उसका आइसोलेशन टैलेंट कभी भी टूट सकता था, और जैसे ही बैरियर खत्म होता, सरफेस की डेमोनिक बीस्ट्स उन सब पर टूट पड़ती। हमें सिटी की सारी डेमोनिक बीस्ट्स साफ करनी ही थी। मैंने कहा, ये काम मुझ पर और लोलिंग सांग पर छोड़ दो। लिंगांग ने अपनी कल्चरेशन को नेसेंट सोल रियलम तक दबा रखा था, ताकि अननेसेसरी अटेंशन अट्रैक्ट ना हो। लेकिन उसके लिए स्यू सिटी की सारी डेमोनिक बीस्ट मिट्टी की मुर्गियों और कुत्तों से ज्यादा कुछ नहीं थी। अगले 3 दिनों तक हम दोनों ने मिलकर पूरी सिटी की डेमोनिक बीस्ट्स का सफाया किया। सैकड़ों बीस्ट्स, चाहे छोटे हों या बड़े, सब खत्म हो गए। यहां तक कि सिटी सेंटर में छिपा हुआ किंग रैंक डेमोनिक बीस्ट भी हमने मिलकर मार दिया। शाओ बेनुअन दूर से ये सब देख रहा था। उसका मुंह बार बार खुल और बंद हो रहा था। ये दोनों आखिर किस तरह के मॉन्स्टर्स हैं? शहर साफ होने के बाद मैंने जुवेन याओ को कांटेक्ट किया। सू सिटी अब सुरक्षित है। यहाँ हजारों सर्वाइवर्स हैं जिन्हें एवैक्यूएट करना होगा। फोन के दूसरी तरफ कई सेकंड तक सन्नाटा रहा। फिर शॉक्ड आवाज आई, क्या कहा तुमने? सू सिटी, वो एस लेवल रिस्ट्रिक्टेड जोन, सुरक्षित? मैंने शांत स्वर में कहा, हाँ, आकर लोगों को ले जाओ। दूसरी तरफ फिर लंबी चुप्पी छा गई। आखिर उसने भारी सांस छोड़ी। ठीक है, मैं व्हीकल्स भेजता हूं। जब जुमेन याओ सर्वाइवर्स को लेने आया, तो वो 20 मिलिट्री ट्रक्स लेकर आया था। लेकिन जैसे ही उसने लिंग स्वान को देखा, उसकी नजरें बदल गईं। सफेद बाल, डेमोनिक मार्क्स, वही सफोकेटिंग प्रेशर, ये सब पूरी तरह उस मिस्टीरियस वुमन की डिस्क्रिप्शन से मेल खाता था जिसे लिन थियन ने हियानाई सिटी के आसमान में देखा था। ह्यूमन याओ ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी नजर अब मुझ पर क्यूरियोसिटी से नहीं बल्कि स्क्रूटनी से भरी हुई थी। ये आदमी और ये औरत आखिर हैं कौन? मैंने उसे साफ आदेश दिया कि हमारी एग्जिस्टेंस सीक्रेट रखी जाए। उसने चुपचाप सिर हिला दिया। हजारों सर्वाइवर्स को सुरक्षित तरीके से जानाई सिटी पहुंचा दिया गया। मैंने जानाई सिटी में एक अपार्टमेंट किराए पर लिया और आंट को वहां सेटल कर दिया। नए घर में आंट के पहले ही दिन उन्होंने मुझे और लोलिंग स्वांग को अपने पास बैठाकर ढेर सारी बार बार दोहराई जाने वाली सलाहें दी। ध्यान रखना, हमेशा लड़ाई मत करते रहना, ठीक से खाना खाना, रात में ज्यादा देर तक मत जागना। फिर उन्होंने पहले मेरी तरफ देखा, फिर लिंग स्वांग की तरफ। बयान, ये लड़की तुम्हारे साथ बहुत अच्छी है, तुम इसे कभी दुख मत देना और जल्दी से वो जरूरी काम कर लो। मैं थोड़ा कंफ्यूज हुआ। कौन सा जरूरी काम? आंट ने सीधा जवाब दिया, शादी। मैं लगभग पानी उगल ही देता। लोलिंगो की हालत तो और भी खराब हो गई। वो सीधे खड़ी हो गई। उसका चेहरा गर्दन तक लाल हो गया और वो हकलाते हुए कुछ बोलने की कोशिश करने लगी, लेकिन एक पूरा वाक्य तक नहीं बोल पाई। 1300 साल पुरानी डीमन लेडी एक मॉर्टल आंट के शादी के प्रेशर से पूरी तरह गड़बड़ा गई थी। मैं हंसी रोकते हुए आंखें सिकोड़कर उसे देखता रहा। उसके बाद के दिन लॉल लिंग स्वांग और मैं हियांगहाई सिटी में रहने लगे।
उसने मोबाइल फोन इस्तेमाल करना सीखा, हालांकि वो हमेशा वॉइस चैट और कैमरा को कंफ्यूज कर देती थी। उसने वॉशिंग मशीन चलाना सीखा। पहली बार जब उसने यूज किया तो उसने पूरा डिटर्जेंट बॉटल अंदर उड़ेल दिया। फोम वॉशिंग मशीन से बाहर निकलकर आधे बालकनी में फैल गया। उसने टीवी देखना भी सीख लिया। उसका फेवरेट प्रोग्राम एनिमल वर्ल्ड था, क्योंकि उसके हिसाब से वो छोटी छोटी डेमोनिक बीस्ट्स बहुत बेवकूफ थी। कभी कभी रात में जब उसे लगता कि मैं सो गया हूं, वो चुपके से मेरे पास आती और धीरे से मेरे चेहरे पर किस करके तुरंत पीछे हट जाती, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन उसे नहीं पता था कि मैं हमेशा जाग रहा होता था। 1300 साल की तड़प के बाद भी वो अब भी इतनी सावधान थी, जैसे उसे डर हो कि कहीं कोई कीमती चीज टूट ना जाए। लेकिन ये शांत दिन ज्यादा लंबे नहीं चले। स्पिरिचुअल एनर्जी का रिसर्जेंस तेजी से बढ़ने लगा। पूरी अर्थ की स्पिरिचुअल वेन्स ऐसे फट पड़ी जैसे किसी ने कोई स्विच ऑन कर दिया हो। हर तरफ से स्पिरिचुअल एनर्जी पागलों की तरह बाहर निकलने लगी। अजीब सेलेस्टियल फिनोमेना लगातार दिखाई देने लगे। रेनबो क्लाउड्स ने सूरज को ढक लिया। इटर्नल स्पिरिचुअल स्प्रिंग्स उभर आए। पृथ्वी की ड्रैगन वेन्स फटने लगी। वो सारे दृश्य जो एंशिएंट एरा में ही दिखाई देते थे, एक एक करके सामने आने लगे। हजारों सालों से हिडन कल्टीवेशन करने वाले एंशिएंट कल्टीवेटर्स बाहर निकलने लगे। खूनन माउंटेन, लोंगो माउंटेन, सोंगनन माउंटेन, ये सारे लेजेंडरी कल्टीवेशन होली लैंड्स अचानक काउंटलेस हर्मिट से भर गए। उनमें से ज्यादातर राइचियस पाथ के कल्टीवेटर्स थे, जिनकी कल्टीवेशन नासेंट सोल से लेकर असेंशन रेल्म और उससे भी ऊपर तक थी। लेकिन साथ ही ब्लू स्टार की अर्थ वेंस की गहराई में सील्ड एंशिएंट डेमिकन कल्टीवेटर्स भी जाग उठे। ये वो अस्तित्व थे जिन्हें एंशिएंट एरा में राइटियस पाथ ने सील किया था। अब स्पिरिचुअल एनर्जी के अचानक राइज होने से सील्स कमजोर पड़ गए थे, और डिलाइट देखने के बाद उनका पहला काम था स्पिरिचुअल वेंस छीनना, मॉर्टल्स को स्लेव्स बनाना। आधिकारिक लाक्विमो ब्यूरो इन असली कल्टीवेटर के सामने कागज जैसा कमजोर था। पहला हमला करने वाला था एक डेमनिक कल्टीवेटर जो खुद को ब्लड रोब एंसेस्टर कहता था। उसने हियांगाई सिटी के पास की एक स्पिरिचुअल वेन पर कब्जा कर लिया और वहां स्टेशन्ड लाक्विमो ब्यूरो टीम का मैसेकर कर दिया। गोमेन याओ रीइंफोर्समेंट लेकर पहुंची, लेकिन वो गंभीर रूप से घायल हो गई। श्याओ बेनुआन ने जान देकर उसे रिट्रीट करवाया, लेकिन खुद उसका एक हाथ कट गया। जब ये खबर आई तब मैं और लोलिंग स्वान डिनर कर रहे थे। आंट की बनाई बेस्ट रिब्स मेज पर रखी थी। मैंने तुरंत चॉपस्टिक्स नीचे रख दिए और उठ खड़ा हुआ। लोलिंग सोन ने भी चॉपस्टिक्स रख दी। पीछे से आंट की आवाज आई, अरे खाना तो पूरा करो। मैंने पीछे मुड़कर कहा, सॉरी आंट, रिब्स बाद में खा लूंगा। जब हम स्पिरिचुअल वेन की लोकेशन पर पहुंचे, ब्लड रोब एंसेस्टर स्पिरिचुअल वेन के ऊपर क्रॉस लेगेड बैठा स्पिरिचुअल एनर्जी अब्सॉर्ब कर रहा था। उसके आसपास लाक्विमो ब्यूरो के 10 से ज्यादा मेंबर्स की लाशें बिखरी हुई थी। जवान चेहरे, दर्द से मरोड़े हुए एक्सप्रेशंस। साफ था कि मरने से पहले उन्होंने बहुत सफरिंग झेली थी। हमारी आहट महसूस करके ब्लड रोब एंसेस्टर ने आंखें खोली। उसने पहले मुझे देखा, गोल्डन कोर पीक की स्पिरिचुअल फ्लक्चुएशंस। फिर उसने लिंग सांग के शरीर में भरी डेंस डीमैनिक एनर्जी को देखा और होठों पर खेलती हुई मुस्कान आ गई। छोटी लड़की, तुम भी डेमोनिक नाउ कल्टीवेट करती हो? वो धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसकी पूरी ब्लड रेड रोब रात की हवा में लहरा रही थी। वॉइड रिफाइनिंग स्टेज का प्रेशर चारों तरफ फैल गया। घुटनों पर गिरो और मुझे अपना मास्टर मानो, मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। लेकिन लोलिंग सोंग के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। उसने बस उसे एक बार देखा, फिर सिर्फ एक शब्द बोली, मृत्यु। उसने कोई विजिबल टेक्निक इस्तेमाल नहीं की, कोई फ्लैशी अटैक नहीं। उसने सिर्फ सेलेस्टियल वेनरेबल डीमन लॉर्ड की ट्रू ऑरा का एक बेहद छोटा हिस्सा रिलीज किया। ब्लड रोब एंसेस्टर की मुस्कान उसी पल जम गई। उसका शरीर बेकाबू होकर कांपने लगा और वो धड़ाम से घुटनों पर गिर पड़ा। उसका टाओ हार्ट उसी दबाव के सामने टूट गया। वॉइड रिफाइनिंग स्टेज सेलेस्टियल वेनरेबल के सामने तो देखने लायक भी नहीं था। वो कांपती आवाज में बोला, तुम आखिर हो कौन? लेकिन वो पूरा वाक्य भी नहीं बोल पाया। लॉल लिंगोंग ने बस एक उंगली उठाई। अगले ही पल ब्लड रोब एंसेस्टर का शरीर और उसकी प्राइम मोडियल सोल दोनों राख बनकर रात की हवा में उड़ गए। साफ, बिल्कुल क्लीन, बिना किसी फ्यूचर ट्रबल के।
मैं बगल में खड़ा ये सब देख रहा था। जैसा उम्मीद थी, डीमन लॉर्ड होने के बावजूद मेरी छोटी जूनियर सिस्टर अब भी इतनी कूल है। लॉल लिंग स्वांग ने तुरंत होंठ फुला लिए। साफ था कि उसे छोटी जूनियर सिस्टर वाला टाइटल पसंद नहीं आया। मैंने तुरंत हंसते हुए कहा, ठीक है, ठीक है, जैसा उम्मीद थी, मेरी वाइफ सबसे ताकतवर है। उसने तुरंत मुझे जोर से पिंच किया, लेकिन फिर प्राउडली मेरा हाथ पकड़ लिया। इस बैटल के बाद हमने मौका देखकर ब्लड रोब एंसेस्टर की बाकी फोर्सेस भी खत्म कर दी। उसके साथ जागे हुए सारे एंशिएंट टीमिकन कल्टिवेटर्स या तो मारे गए या घुटनों पर गिरकर सरेंडर कर दिया। लगातार मॉन्स्टर्स का शिकार करते हुए और स्पिरिचुअल वेन्स अब्सॉर्ब करते हुए मेरी कल्टीवेशन भी तेजी से रिकवर होने लगी। अब मैं नासेंट सोल पीक तक वापस पहुंच चुका था। हीन याओ और श्याओ बेनान ने अपनी आंखों से पूरी सिटी की सफाई देखी। श्याओ बेनुआन का कटा हुआ हाथ भी लो लिंगवान ने वापस जोड़ दिया। संयोग से लॉल लिंगवान ने लो यून कॉन्टिनेंट की एक बेहद आम बोन जॉइनिंग टेक्निक इस्तेमाल कर दी और वही चीज श्याओ बेनान को पूरी तरह स्तब्ध कर गई। आखिरकार हीन याओ खुद को रोक नहीं पाया और उसने वो सवाल पूछ ही लिया जो उसके मन में काफी समय से घूम रहा था। तुम लोग आखिर हो कौन? मैंने लिंगांग की तरफ देखा। उसने भी मेरी तरफ देखा और चुपचाप सिर हिला दिया, जैसे कह रही हो कि अब कुछ बातें छुपाने का कोई मतलब नहीं। इसलिए मैंने गुमिन याओ और श्याओ बेनुआन को सच्चाई का एक हिस्सा बता दिया। हालांकि मैंने बहुत सारे डिटेल्स अब भी छुपा लिए। मैंने सिर्फ इतना कहा कि मैं एक दूसरे इमॉर्टल कल्चरेशन वर्ल्ड से आया हूं। मेरी कल्चरेशन ब्लू स्टार की सारी नॉन क्लासिफिकेशन से बहुत ऊपर है और लोलिंग स्वान भी वैसी ही है। मेरी बात सुनते ही दोनों के चेहरे ऐसे हो गए जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। काफी देर तक वहां अजीब सा सन्नाटा छाया रहा। आखिरकार ग्यूमेन याओ ने हमें रिपोर्ट नहीं किया। इसके बजाय उसने मेरे साथ एक प्राइवेट अग्रीमेंट किया। वो ऑफिशियल लेवल पर हमारी एग्जिस्टेंस को कवर करेगा और बदले में मैं सीक्रेटली उन थ्रेट्स को खत्म करूंगा जिन्हें डीमन मैकेनिकल ब्यूरो संभाल नहीं सकता। उसी दिन से श्याओ बेनुआन भी ब्लू स्टार पर मेरे कुछ भरोसेमंद साथियों में शामिल हो गया। उसकी कल्चरेशन ज्यादा ऊंची नहीं थी, लेकिन वो ईमानदार और भरोसेमंद इंसान था। मैंने सीक्रेटली उसकी कल्टीवेशन गाइड करनी शुरू कर दी, लेकिन कुछ चीजें चाहकर भी लंबे समय तक छुपाई नहीं जा सकती। कुछ ही दिनों बाद हमारे अपार्टमेंट के दरवाजे पर एक बूढ़ा आदमी आया। सफेद बाल, सफेद दाढ़ी, शांत लेकिन भारी ऑरा और बेहद गहरी स्पिरिचुअल फ्लक्चुएशंस। वो ब्लू स्टार के सबसे ताकतवर कल्टिवेटर्स में से एक था, एल्डर कुनून। वो बहुत विनम्र था, लेकिन उसने शुरुआत से ही साफ कर दिया कि वो यहाँ जांच करने नहीं बल्कि चेतावनी देने आया है। उसकी नजर लगातार लिंग स्वांग पर टिकी हुई थी और आंखों में गहरी चिंता साफ दिखाई दे रही थी। आउटसाइडर, तुम्हारा अस्तित्व इस दुनिया के हेवनली डाउ में बदलाव को तेज कर रहा है। ये कोई अच्छी बात नहीं, बल्कि ब्लू स्टार के हेवनली डाउ के कोलैप्स का संकेत है। अगर तुम इस दुनिया से नहीं गई, तो जिस दिन हेवनली डाउ टूटेगा, उसी दिन सारी सोल्स भी नष्ट हो जाएंगी। लिंगांग ने उसे ठंडी नजर से देखा, लेकिन कुछ नहीं बोली। मैं दोनों के बीच आ गया और धीरे से कहा, एल्डर, हमें थोड़ा समय दीजिए। मैं इसकी वजह जरूर ढूंढ निकालूंगा। एल्डर कुनून ने भारी सांस ली। मैं 3000 साल से जिंदा हूं, लेकिन इतना फ्रेजाइल हेवनली डाउ मैंने कभी नहीं देखा। अगर तुम लोग जल्दी सच तक नहीं पहुंचे, तो सारी सोल्स इस कैलेमिटी में दफन हो जाएंगी। इतना कहकर वो मुड़ गया और चला गया। उसके जाने के बाद मैं और लॉल लिंग स्वान काफी देर तक चुपचाप एक दूसरे को देखते रहे। हम दोनों समझ चुके थे कि इससे भी बड़ा तूफान आने वाला है। और सच में एल्डर कुनून के जाने के 3 दिन बाद ही डिजास्टर आ गया। चांगपाई माउंटेन रेंज की गहराइयों से एक भयानक डेमोनिक ऑरा आसमान तक उठी, जिसने 100 माइल्स के दायरे की सारी बर्फ पिघला दी। ब्लू स्टार के हेवनली डाउ से जन्मा एंशिएंट गार्डियन स्पिरिट 9-tailed डीमन फॉक्स जाग चुकी थी। ह्यूमन फॉर्म लेने के बाद वो एक बेहद खूबसूरत महिला जैसी दिखती थी। उसके पीछे 9 सिल्वर टेल्स पंखे की तरह फैली हुई थी। उसकी कल्चरेशन इंटीग्रेशन रियलम पीक पर थी, यानी सेलेस्टियल वेनरेबल से बस एक कदम नीचे। जैसे ही उसने लिंग श्यांग की ऑरा महसूस की, वो सीधे हमारे सामने आ गई। उसका मकसद हमला करना नहीं बल्कि सवाल पूछना था। तुम्हारा अस्तित्व इस दुनिया के हेवनली डाउ की जड़ों को खा रहा है। मैं ब्लू स्टार की गार्डियन स्पिरिट हूं। मैं चुप नहीं बैठ सकती। लड़ाई टल नहीं सकती थी।
नाइन टेल्ड डीमन फॉक्स बेहद ताकतवर थी। उसकी इल्यूजन्स अनप्रेडिक्टेबल और बेहद खतरनाक थी। हालांकि अर्थ के हेवनली डाउ ने लॉ लिंक की कल्चरेशन को वॉइड रिफाइनिंग रियलम तक सप्रेस कर रखा था, लेकिन सेलेस्टियल वेनरेबल डाउ एसेंस की उसकी फाउंडेशन अब भी किसी भी आम कल्टीवेटर से अनगिनत गुना ऊपर थी। दोनों की टक्कर ने 100 माइल्स तक आसमान को फाड़ दिया। मैं साइड से सपोर्ट कर रहा था, खासकर नाइन टेल्ड डीमन फॉक्स की इल्यूजन्स को सप्रेस करने में। सेलेस्टियल वेनरेबल लेवल की प्राइमेडियल सोल परसेप्शन की वजह से मैं असली और नकली में फर्क साफ महसूस कर सकता था। लेकिन लड़ाई के दौरान मुझे एहसास हुआ कि नाइन टेल्ड डीमन फॉक्स हमें मारना नहीं चाहती। उसके हर अटैक में जानबूझकर थोड़ी गुंजाइश छोड़ी जा रही थी। वो ज्यादा एक वार्निंग और टेस्ट जैसी लग रही थी। मैंने तुरंत चिल्लाकर कहा, रुको लिंगांग, 1 मिनट। लोलिंग स्वान ने भौहें सिकोड़ ली, लेकिन फिर भी रुक गई। दूसरी तरफ नाइन टेल डीमन फॉक्स हल्के से हाँफ रही थी और उसकी सिल्वर टेल्स धीरे धीरे नीचे झुक गई। उसने कुछ देर हमें देखा और फिर बोली, असल में मैं सिर्फ ये देखना चाहती थी कि दूसरे वर्ल्ड से आए इस विजिटर के पास कितनी ताकत है। लेकिन उसके बाद स्थिति और भी खराब हो गई। नॉर्थ वेस्ट डेजर्ट में सील्ड एंशिएंट ग्लटन भी जाग गया। इंटीग्रेशन रेल्म की ये एंशिएंट बीस्ट हर चीज निगलने की इंस्टिंक्ट रखती थी। रास्ते में उसने कई स्मॉल सिटीज की स्पिरिचुअल वेन्स निगल ली और सीधे लॉल लिंग स्वांग की ओरा की तरफ बढ़ता चला आया। इस बार लड़ाई नाइन टेल्ड डीमन फॉक्स से भी ज्यादा खूनी थी। ग्लूटन प्योर कॉम्बैट टाइप फेरोसियस बीस्ट था। उसे रीजनिंग से कोई मतलब नहीं था। आखिरकार मैंने सेलेस्टियल वेनरेबल डाओ युन के जरिए उससे कम्युनिकेशन किया और किसी तरह उसे शांत किया। तभी हमें असली सच्चाई समझ आने लगी। ये दोनों एंशिएंट बीस्ट्स ब्लू स्टार के हेवनली डाओ से जन्मे गार्डियंस थे। उनका जागना लिंग स्वयं पर हमला करने के लिए नहीं था, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि ब्लू स्टार का हेवनली डाओ किसी चीज द्वारा लगातार कंज्यूम किया जा रहा है। वो इंस्टिंक्टिवली लिंग स्वान को थ्रेट समझ बैठे थे। तभी नाइन टेल्ड डीमन फॉक्स ने मुझे एक बेहद महत्वपूर्ण जानकारी दी। ब्लू स्टार का हेवनली डाउ नेचुरली खत्म नहीं हो रहा, उसे एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है। हर बार जब किसी प्लेन क्रैक का जन्म होता है, ब्लू स्टार हेवनली डाउ का एक हिस्सा छीन लिया जाता है। मेरी आंखें सिकुड़ गईं। मैं डाउ का एक हिस्सा उससे छीन लिया जाता है। मैंने तुरंत पूछा, और ये क्रैक्स पहली बार कब दिखाई दी थी? उसने सीधे मेरी तरफ देखा। 3 साल पहले। 3 साल पहले, ठीक उसी समय जब मैं ट्रांसमिग्रेट हुआ था। मैं और लोलिंग स्वांग दोनों एक दूसरे को देखने लगे। हमारे चेहरे बेहद भारी हो गए। ट्रांसमिग्रेशन सिस्टम, मिशंस, लिंग स्वांग, 1000 साल। जब इन सारे सीमिंगली अनरिलेटेड इवेंट्स को एक धागे में पिरोया गया तो एक टेरिफाइंग ट्रूथ सामने आई। वो सिस्टम कभी सिर्फ ऑक्सिलरी टूल नहीं था। उसने मुझे इस्तेमाल किया और लिंग स्वयं को भी इस्तेमाल किया। हर बार जब उसने प्लेन बैरियर को फाड़ा, वो ब्लू स्टार पर किसी भयावह अस्तित्व के उतरने के लिए रास्ता खोल रही थी। मैंने अपनी पूरी डिडक्शन लिंगन को बताई। वो लंबे समय तक चुप रही, फिर धीरे से बोली, वो आवाज जिसने लिंगन को तुम्हें ढूंढने के लिए गाइड किया, अगर वो भी सिस्टम का हिस्सा हो तो। मेरे शरीर में ठंडी लहर दौड़ गई और आखिरकार हमें जवाब पैसिफिक ओशन की गहराइयों में मौजूद समुद्री स्पिरिचुअल आई के अंदर मिला। वहां एक डिलिबरेटली हिडन स्पेशल एंकर पॉइंट मौजूद था। उस एंकर पॉइंट से निकलती ऑरा बिल्कुल वही थी जो सिस्टम ने कभी मेरे शरीर में छोड़ी थी। वो मिटाई नहीं गई थी, बल्कि ब्लू स्टार हेवनली डाउ के कोर में ट्रांसफर कर दी गई थी। जैसे किसी ने ब्लू स्टार की जीवन रेखा में एक कील ठोक दी हो और लगातार उसकी सोर्स पावर को खींच रहा हो। उसी पल सच्चाई पूरी तरह साफ हो गई। सिस्टम की असली पहचान लोयुन कॉन्टिनेंट हेवनली डाउ की विल थी। अरबों सालों में लुयुन हेवनली डाउ की लक और फॉर्चून लगातार कम होती गई थी। अपनी एग्जिस्टेंस जारी रखने के लिए उसे दूसरे वर्ल्ड्स के हेवनली डाउ को डिवॉर करना जरूरी था। ब्लू स्टार उसका अगला शिकार थी। मैं उसकी चुनी हुई चेस पीस था। उसने मुझे सिस्टम दिया, टास्क दिए, मुझे लोयुन कॉन्टिनेंट में कर्म एक्यूमुलेट करवाया और फिर मेरी मौत को इस्तेमाल करके मुझे ब्लू स्टार पर एंकर पॉइंट की तरफ वापस भेज दिया। लिंग स्वयं की 1000 साल की खोज असली की थी। हर बार जब उसने प्लेन बैरियर पर प्रहार किया, वो ल्यूयन हेवनली डाउ के लिए एक और बड़ा रास्ता खोल रही थी। और वो रहस्यमयी आवाज शुरू से आखिर तक ल्यूयन हेवनली डाउ की ही चाल थी। जैसे ही मैंने उस एंकर पॉइंट को बाहर निकाला, पूरा आसमान बदल गया।
पैसिफिक ओशन के ऊपर एक विशाल गोल्डन फिशर खुल गई, जो उस रास्ते से 10,000 गुना बड़ी थी जिसे कभी लोलिंग स्वांग ने फाड़ा था। उसके अंदर से ऐसी प्रेशर बाहर निकली कि आत्मा तक डिस्पेयर से भर जाए। वो किसी जीवित प्राणी की शक्ति नहीं थी, बल्कि एक पूरे वर्ल्ड के हेवनली डाओ की विल थी, जो टैंजिबल फॉर्म में उतर रही थी। लोयुन हेवनली डाओ का मेन बॉडी आखिरकार आ चुका था। उसकी कोई स्थिर शेप नहीं थी। वो गोल्डन केओस का एक विशाल द्रव्यमान था, जो आधे आसमान को ढकते हुए रोशनी तक निगल रहा था। ब्लू स्टार के हर लिविंग बीइंग ने उस सफोकेटिंग ऑपरेशन को महसूस किया। मॉर्टल्स तुरंत बेहोश हो गए। लो लेवल कल्टीवेटर्स खून उगलने लगे। उसी समय एक विशाल और ठंडी आवाज पूरी दुनिया में गूंजी। ब्लू स्टार का हेवनली डाउ एग्जॉस्शन के किनारे पर है। इस वर्ल्ड को डिवॉर करना ही इस सीट का एकमात्र विकल्प है। उसी पल लिंगन की कल्टीवेशन सप्रेशन पूरी तरह खत्म हो गई। ब्लू स्टार का हेवनली डाउ इतना कमजोर हो चुका था कि अब वो किसी भी रेस्ट्रेंट को बनाए नहीं रख सकता था। पूरा टियनसन पावर फिर से उसके शरीर में लौट आया। उसकी डेमोनिक मार्क्स टेरिफाइंग ब्लड रेड लाइट में चमक उठी। उसने हैनिंग सोर्ड को कसकर पकड़ा और मेरे बगल में आकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में अब हेट्रेड नहीं थी, सिर्फ दृढ़ निश्चय था। सीनियर ब्रदर, इस बार लिंग स्वांग तुम्हारे साथ खड़ी रहेगी। फिर शुरू हुई ब्लू स्टार के इतिहास की सबसे खूनी लड़ाई। नाइन टेल्ड डीमन फॉक्स एंड डायटी दोनों पूरी ताकत से बैटलफील्ड में उतर आए। ब्लू स्टार के गार्डियन स्प्रिट बीस्ट्स ने जब हेवनली डाउ एक्सटिंक्शन के किनारे पहुंच गया, अपनी आखिरी शक्ति रिलीज कर दी। एल्डर गुनुन ने सारे ऑर्थोडॉक्स कल्टीवेटर्स को लीड करके रेजिस्टेंस फॉर्मेशन बनाई। श्याओ बेनॉन और गेमन याओ ने डीमन मैनेजमेंट ब्यूरो के लोगों को लीड करके सिविलियंस को इवैक्यूएट करना शुरू किया। मॉर्टल्स आउटर पेरिमीटर में उन हेवनली ट्रिब्यूलेशन बीस्ट्स को रोक रहे थे, जिन्हें लोयुन हेवनली डाउ ने छोड़ा था। लेकिन असली बैटलफील्ड सिर्फ दो लोगों की थी। मैं और लोलिंग सोन एक दूसरे के बगल में खड़े थे। 300 साल साथ जीना, 300 साल दुश्मन बनना, 1000 साल की जुदाई, और अब आखिरकार हम एक ही साइड पर खड़े थे। लुयुन हेवनली डाउ ने हमारी विल तोड़ने की कोशिश की। उसने लोलिंग स्वैंड को मेरे हर बेट्रेल की पूरी तस्वीर दिखाई। इमॉर्टल सोर्ड चुराना, डेमोनिक डाउ में शामिल होना, उसे छोड़कर जाना, उसका इस्तेमाल करना, हर दर्दनाक मेमोरी उसके सामने रख दी गई। लेकिन लॉर्ड लिंगोन ने सिर्फ एक तलवार से उन सारी इल्यूजन्स को चीर डाला। उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। तुम्हें हमारे बीच फैसला करने का कोई अधिकार नहीं। फिर लोयुन हेवनली डाउ ने मुझे वो सारी ब्लडी सीन्स दिखाई जो लिंगन ने 1000 सालों में की थी। स्लॉटर्ड सेक्ट्स, मारे गए कल्टीवेटर्स, एंडलेस ब्लड सी, हर तरफ सिर्फ डिस्ट्रक्शन। फिर उसकी आवाज गूंजी, देखा, वो छोटी जूनियर सिस्टर नहीं रही जिसे तुम जानते थे। मैं मुस्कुरा दिया। वो कैसी दिखती है ये मैं खुद जानता हूं। मुझे तुम्हारे याद दिलाने की जरूरत नहीं। मैं सच में राइटियर्स पाथ का एक इमॉर्टल वेनरेबल था, टाओ का प्रचार करने वाला एक इमॉर्टल वेनरेबल। लेकिन मेरी पत्नी एक डीमन वेनरेबल थी। तो मैं खुद आखिर कितना अच्छा इंसान हो सकता हूँ। लुआन हेवनली डाओ का हमला लगातार और भयानक होता जा रहा था। गोल्डन गेओस एक उफनते हुए समुद्र की तरह था। लहर दर लहर टेरिफाइंग इंपैक्ट हमारी तरफ टूट रहे थे। हर वेव में इतना भयानक पावर था कि वो एक पूरे प्लेन को नष्ट कर सकती थी। लड़ाई के बीच मैं अपनी प्राइमोर्डियल सोल में सेलेस्टियल वेनरेबल रेल्म के फ्रेमवर्क को पकड़कर बनाए रखने के लिए पूरी ताकत से संघर्ष कर रहा था। ब्लू स्टार की स्पिरिचुअल ऑनरा मेरे शरीर में पागलों की तरह गूंजने लगी। मेरी पिछली जिंदगी की वो सारी डो आर्टिस्टिक कॉन्सेप्ट टेक्निक्स जो अब तक गवर्नमेंट थी, इस लाइफ एंड डेथ मोमेंट में अपनी लिमिट तक धकेली जा चुकी थी। मेरी कल्टीवेशन फॉर्म क्वांग तरीके से ऊपर उठने लगी। वॉइड रिफाइनिंग, टाओ इंटीग्रेशन, ग्रैंड ट्रिब्यूलेशन, और फिर आखिरकार वो लंबे समय से इंतजार किया हुआ थ्रेशोल्ड मेरे सामने प्रकट हुआ, सेलेस्टियल वेनरेबल रियलम। उसी पल रोलिंग स्वैंग ने मेरे अंदर के बदलाव को महसूस कर लिया। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के डीमन लॉर्ड ओरिजिन पावर का इस्तेमाल करके मेरी रक्षा करनी शुरू कर दी। वो अकेली लोयुन हेवनली डाउ के सामने खड़ी हो गई। एक के बाद एक टेरिफाइंग बॉम्बार्डमेंट्स उस पर टूटते रहे। उसकी डीमिक मार्कस चटकने लगी। खून ने उसके सफेद बालों को लाल कर दिया। उसकी काली रोप टुकड़ों में बिखर गई, लेकिन वो एक कदम भी पीछे नहीं हटी। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन आंखें अडिग थी। सीनियर ब्रदर, जल्दी
मैंने आंखें बंद कर ली। मेरी प्राइमोर्डियल सोल ने हेवन और अर्थ के साथ रेजोनेंस करना शुरू कर दिया। मेरी पिछली जिंदगी की सारी कल्टीवेशन मेमोरीज बार्ड की तरह वापस लौट आई। असली मैं आखिरकार लौट आया था। मैंने आंखें खोली। मेरी हथेली में एक लंबी तलवार कंडेंस्ड हो गई, पूरी तरह चांदी जैसी सफेद तलवार जिस पर सारी कल्टीवेशन मेमोरीज बार्ड की तरह वापस लौट आई। असली मैं आखिरकार लौट आया था। मैंने आंखें खोली। मेरी हथेली में एक लंबी तलवार कंडेंस्ड हो गई, पूरी तरह चांदी जैसी सफेद तलवार जिस पर हेवनली डेव लॉज के पैटर्न्स बह रहे थे। ये यूजी इमॉर्टल रियलम की इमॉर्टल स्वॉर्ड नहीं थी, बल्कि मेरी अपनी डेव फॉर्च्यून से बनी नेटल इमॉर्टल स्वॉर्ड थी। उसी पल इमॉर्टल वेनरेबल और डीमन वेनरेबल दोनों ने एक साथ अपनी तलवारें निकाली, एक सफेद एक काली। दोनों सोर्ड लाइट स्पाइरल की तरह एक दूसरे में इंटरट्वाइन हो गई और सीधे लियू यन हेवनली डाउ के क्योटिक बॉडी को चीरती हुई निकल गई। उसने ऐसा रोड छोड़ा जिससे माउंटेन्स और रिवर्स तक कांप उठे। फिर उसने पूरी पागलपन से काउंटर अटैक किया। ये लड़ाई पूरे कई महीनों तक चली। ब्लू स्टार का ज्योग्राफी तक बदल गया। ओशंस में 10,000 फीट ऊंची वेव्स उठने लगी, कॉन्टिनेंटल प्लेट्स कांपने लगी। आखिरकार मैंने सेलेस्टियल वेनरेबल दाओ फॉर्च्यून को रोप की तरह इस्तेमाल किया, जबकि लॉलिंग सांग ने डीमन लॉर्ड पावर को गाइड बनाया। हम दोनों ने मिलकर लियू युन हेवनली डाओ की सोर्स पावर को ब्लू स्टार से अलग किया और उसे वापस लियू युन कॉन्टिनेंट में सील कर दिया। उसी पल दोनों वर्ल्ड्स के बीच के सारे चैनल्स पूरी तरह कट गए। लोयुन हेवनली डाओ ने अपना आखिरी लमेंट छोड़ा और फिर उसे उसके अपने वर्ल्ड में वापस धकेल दिया गया, लेकिन इसकी कीमत भी बहुत बड़ी थी। ब्लू स्टार हेवनली डाउ ने इस कैलमिटी में अपनी आखिरी सोर्स तक खत्म कर दी और पूरी तरह नथिंगनेस में बदल गया। हेवनली डाउ की चेन्स अब अस्तित्व में नहीं रही। उस दिन के बाद ब्लू स्टार पर स्पिरिचुअल एनर्जी पूरी तरह फ्री फ्लो करने लगी। कल्टिवेटर्स के ऊपर अब कोई सीलिंग नहीं बची थी। एक असली ग्रेट इमॉर्टल कल्टिवेशन एरा शुरू हो चुकी थी। युद्ध खत्म होने के बाद ब्लू स्टार हर तरफ स्कार से भरी हुई थी, लेकिन लाइफ अब भी बाकी थी। एल्डर कुनुन ने सबसे पहले रिकंस्ट्रक्शन शुरू किया। शियाओ बेन्युआन नई डीमन मैकेनिकल ब्यूरो का कोर फिगर बन गया। ही मियाओ ने कैलेमिटी के दौरान अपना बॉटलनेक तोड़ दिया और डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन रियलम में प्रवेश कर गई। आम मॉर्टल्स पूरी तरह नहीं समझ पाए कि आखिर क्या हुआ था, लेकिन हर किसी को वो दिन याद रहा जब सफेद और काली इंटरट्वाइंड सोर्ड्स पूरे आसमान में चमकी थी। आंट वंग पूरी तरह सुरक्षित थी। युद्ध के बाद उन्होंने मेरा हाथ और लो लिंग स्वांग का हाथ पकड़कर हमें बार बार सावधान रहने की सलाह दी और फिर हमेशा की तरह वही इंपॉर्टेंट बात याद दिलाई, अब जरूरी काम भी कर लो। इस बार लोलिंग स्वांग का चेहरा सच में लाल हो गया। मैं सिर्फ मुस्कुरा दिया। 1 महीने बाद की एक शाम मैं और लोलिंग स्वान फिर उसी माउंटेन केबिन में लौटे जहां उसने पहली बार मेरी अनकॉन्शियस हालत में देखभाल की थी। डूबते सूरज की रोशनी पेड़ों की पत्तियों से होकर उसके सफेद बालों पर पड़ रही थी और उन्हें गर्म सुनहरे रंग में रंग रही थी। वो चुपचाप मेरे कंधे पर सिर टिकाकर बैठी थी। मैंने धीरे से कहा, लिंक्सन, सॉरी। उसका शरीर हल्का सा स्टिफ हो गया। उसने सिर उठाकर मेरी तरफ देखा। ये वही 3 शब्द थे जिनका वो 1300 सालों से इंतजार कर रही थी। लुयुन कॉन्टिनेंट की आखिरी लड़ाई में जब उसने मेरी ठुड्डी पकड़कर सवाल किया था, तब भी मैंने ये शब्द नहीं कहे थे। सोर्ड ग्रेवयार्ड में कही गई वो अधूरी अपॉलजी आखिर लाइफ एंड डेथ के पार भी पूरी नहीं मानी जा सकती थी। उसकी आवाज हल्के से कांपी। तुमने क्या कहा? मैंने मुस्कुराकर उसके बाल वैसे ही उलझाए जैसे 300 साल पहले स्वांटिन सेक्ट में किया करता था। सॉरी, मैंने तुम्हें बहुत दर्द दिया और मुझे ढूंढने आने के लिए धन्यवाद। विंग एक्सन की आंखों से चुपचाप आंसू बहने लगे। वो जोर से नहीं रोई, बस मेरी स्लीव को कसकर पकड़ लिया, जैसे छोड़ते ही मैं फिर गायब हो जाऊंगा। काफी देर बाद उसने धीरे से कहा, तुम अब भी मुझे एक शादी ओवे करते हो? मैं हंस पड़ा। कुछ महीनों बाद आंट की पूरी ऑर्गेनाइजेशन के तहत श्याओ बेनुआन, गेमन याओ और कुछ करीबी दोस्तों की मौजूदगी में माउंटेन्स के बीच एक सिंपल वेडिंग हुई। लोअल लिंगसोन ने वो लाल वेडिंग ड्रेस पहनी थी जो आंट ने चुनी थी। उसकी फोरहेड पर मौजूद डेमोनिक मार्क अब लाल ड्रेस की रोशनी में ठंडी नहीं लग रही थी, बल्कि ब्लूमिंग रेड प्लम ब्लॉसम जैसी लग रही थी। पूरी सेरेमोनी के दौरान
वो इतनी नर्वस थी कि उसे समझ नहीं आ रहा था हाथ कहाँ रखे। 1300 साल पुरानी डीमन लॉर्ड उस वक्त बिल्कुल 18 साल की दुल्हन जैसी लग रही थी। मैंने उसका हाथ पकड़ा और बहुत धीरे से एक बात कही, इतनी धीरे कि सिर्फ वही सुन सके। अब से सीनियर ब्रदर कहीं नहीं जाएगा। उसकी आंखों से फिर आंसू निकल पड़े, लेकिन इस बार वो मुस्कुराते हुए रो रही थी। शादी के तीसरे दिन कल्टीवेशन करते समय मुझे कुछ अजीब महसूस हुआ। हेवनली डाउ शैकल्स खत्म होने के बाद ब्लू स्टार और लुओयुन कॉन्टिनेंट के बीच की प्लेन बैरियर बेहद फ्रेजाइल हो चुकी थी और इन दोनों वर्ल्ड्स के ऊपर एक नया स्पेशल चैनल धीरे धीरे बन रहा था। उस चैनल से निकलती ओरा बेहद एंशंट थी। उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी ब्लू स्टार और लोयुन कॉन्टिनेंट दोनों को मिलाकर भी उससे कहीं ज्यादा थी। मैंने सेलेस्टियल वेनरेबल डिवाइन सेंस से उस चैनल को एक्सप्लोर किया और जो दृश्य मैंने देखा उसने मुझे पूरी तरह जड़ कर दिया। एक एंडलेस और बाउंडलेस इमॉर्टल पैलेस, उसके बीच एक टूटी हुई स्टोन टेबल पर चेस बोर्ड रखा था। उस चेस बोर्ड पर काउंटलेस चेस पीसेस मौजूद थी और उनमें दो साथ साथ रखी हुई ब्लैक और व्हाइट चेस पीसेस हल्की रोशनी में चमक रही थी। काली चेस पीस के अंदर पूरा लोयुन कॉन्टिनेंट दिखाई दे रहा था, उसके माउंटेन्स, रिवर्स, स्टार्स और एंडलेस सीज, जबकि सफेद चेस पीस के अंदर ब्लू स्टार का पूरा नीला ग्रह मौजूद था। ये दोनों वर्ल्ड्स जिनके लिए काउंटलेस लोग लड़े मरे रोए, आखिर में सिर्फ चेस बोर्ड पर रखी दो पीसेस निकली। और सबसे डरावनी बात यह थी कि उस चेस बोर्ड पर अब भी हजारों दूसरी पीसेस मौजूद थी। चेस बोर्ड के पास रखी स्टोन चेयर खाली थी और उस पर मोटी धूल जमी हुई थी। इसका मतलब साफ था, इस गेम का प्लेयर बहुत बहुत लंबे समय पहले जा चुका था। इतना लंबा समय कि पूरा इमॉर्टल पैलेस तक रूइंस में बदल चुका था। सीनियर ब्रदर, तुमने क्या देखा? लॉल लिंगोन ने मेरी अजीब हालत नोटिस कर ली थी। वो धीरे धीरे मेरे पास आ गई। मैं कुछ पल चुप रहा, फिर मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। लिंग सुआंग, क्या तुम जानना चाहती हो कि हमारा असली वर्ल्ड आखिर कैसा है? उसने पहले हमारी इंटरट्वेंड फिंगर्स की तरफ देखा, फिर सिर उठाकर मेरी आंखों में देखा। उसकी आंखों में उस अननोन दुनिया की लाइट रिफ्लेक्ट हो रही थी। धीरे धीरे उसके होंठों पर मुस्कान उभरी। वो डीमन लेडी की ठंडी मुस्कान नहीं थी, बल्कि उसी छोटी जूनियर सिस्टर की मुस्कान थी जो 300 साल पहले स्वांटियन सेक्ट में मेरे पीछे पीछे घूमती थी। उसने बहुत धीरे से कहा, सीनियर ब्रदर, आप जहां जाएंगे लिंगवान वहीं जाएगी। मैं मुड़ा और आंट की तरफ देखा। हायन इसुए लकड़ी की कैबिन के दरवाजे पर खड़ी थी। उनकी बाहों में वो आउटर रोब थी जो थोड़ी देर पहले लोलिंगो ने उतार कर रखी थी। उनकी आंखें लाल थीं, लेकिन फिर भी वो मुस्कुरा रही थी और धीरे धीरे हाथ हिला रही थी। अपनी पत्नी को इंतजार मत करवाओ और वापस आना मत भूलना। मैंने उनकी तरफ गहरी झुक कर प्रणाम किया। फिर मैं और लोलिंग सुआन कंधे से कंधा मिलाकर उस रोशनी की तरफ जाती थी और जिस पल वो टनल बंद हुई, उसी समय इमॉर्टल पैलेस की गहराइयों से एक एंशिएंट और इम्पॉसिबल टू ट्रेस हंसी हल्के से गूंजी, जैसे कोई लंबे समय से इंतजार कर रहा प्लेयर आखिरकार किसी के चेस बोर्ड पलटने का इंतजार पूरा होते देख रहा हो। फिर सब कुछ शांत हो गया।